आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि सजीव क्या है। ठीक है, सजीव के बारे में समझते हैं। देखिए, दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं। दुनिया में अगर हम बात करें जो है तो इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया में जो है दो ही प्रकार की चीज़ें होती हैं। या तो कोई वस्तु जो है लिविंग है या तो क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, या तो क्या है, कोई वस्तु जो है लिविंग है यानी कि सजीव है, या तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है मतलब कि निर्जीव है। तो इसमें हम समझेंगे जो है कि किन लक्षणों के आधार पर, ठीक है, हम किसी चीज़ को देख करके हम ये बता सकते हैं कि भाई ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि हम जो है लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो लिविंग है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड क्या है, नॉन लिविंग है। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम जो है देख कर जो है या समझकर जो है पहचान जाते हैं कि वो चीज़, वो वस्तु जो है लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग यानी कि सजीव के बारे में। सजीव क्या होता है? सजीव, तो सजीवों में कुछ विशेष प्रकार के जो है लक्षण पाए जाते हैं। सजीवों में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। तो आप अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें कि सजीव की परिभाषा क्या होती है, तो सजीवों में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जो उनको निर्जीवों से अलग करते हैं, जो उनको निर्जीवों से अलग करते हैं, सजीव कहलाते हैं। सजीव कहलाते हैं। ठीक है, तो सजीव क्या होता है कि सजीवों में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जो उनको निर्जीवों से क्या करते हैं, निर्जीवों से भिन्न या अलग करते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक है, तो वो लक्षण क्या हैं? तो अब इसके बाद अगली हेडिंग है सजीवों के लक्षण या सजीवों में लक्षण। सजीव के लक्षण, सजीव के लक्षण, तो वो लक्षण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी आप कह सकते हैं जीव है, तो वो सजीव कब माना जाता है? ठीक है, उसमें रिस्पायरेशन की क्रिया हो, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन की क्रिया हो, ठीक है, और पोषण की भी क्रिया हो यानी कि न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, पोषण की क्रिया हो, ठीक है, डाइजेशन की क्रिया हो, ग्रोथ की क्रिया हो, ठीक है, डाइजेशन मतलब पाचन, ग्रोथ मतलब वृद्धि, इसकी क्रिया हो, एक्सक्रीशन की क्रिया हो, तो सर्जन की क्रिया हो। ठीक है, तो इन सभी, ये सभी क्रियाएं जिसमें जो है मौजूद होती हैं वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। और जिनमें मौजूद नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो सजीवों के लक्षण के बारे में बात करें तो सजीवों के लक्षण हम निम्नलिखित प्रकार से देखते हैं। ठीक है, जिसमें हम पहली हेडिंग लगाते हैं यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोशिकीय संगठन का मतलब ये होता है कोशिका की बनावट के आधार पर। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले तो ये कि जो लिविंग होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल्स से मिलकर क्या बनता है, लिविंग बनता है, यानी सजीव बनते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कोशिकीय संगठन के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो प्रत्येक जो जीव होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक या अनेक कोशिकाओं से आप कह सकते हैं मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक जीव एक या अनेक
छोटी छोटी कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। और जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको एक कोशिकीय कहते हैं। जो केवल एक ही कोशिका से बनता है उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, देखिए एक कोशिका से जो मिलकर बनता है, एक कोशिका से, देखिए एक कोशिका का ही जो बना होता है, एक कोशिका का बना होना एक कोशिकीय कहलाता है। एक कोशिकीय कहलाता है। ठीक है, यानी आप कहते हैं जो एक कोशिका का केवल एक ही कोशिका का बना होता है वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय में जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, इत्यादि और भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और भी जीव हैं। ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम ये सारे क्या हैं? एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, वो सारे एक कोशिकीय कहलाते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय की अगर बात करें तो जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय कहलाते हैं। बहुकोशिकीय में जैसे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए एक कोशिकीय में क्या होता है, देखिए बहुकोशिकीय की अगर बात करते हैं तो बहुकोशिकीय में जो है कि यानी कि जीवन संबंधी जो भी कार्य हैं, जीवन संबंधी जो भी कार्य हम संपादित करते हैं तो उसमें अलग अलग कार्यों के लिए जो है अलग अलग जो है अंग पाए जाते हैं। अलग अलग क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं, जो उनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमको भोजन ग्रहण करना है तो उसके लिए मुख पाया जाता है, तो वो एक प्रकार का अंग हो गया, अलग है। और डाइजेशन के लिए जो है, पाचन के लिए जो है उसका क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, तो वो अलग अंग होता है। उत्सर्जन के लिए अलग अंग होता है। ठीक है, लेकिन एक कोशिकीय जो एक ही कोशिका का बना होता है तो वो केवल एक ही कोशिका का है, तो उसका एक ही केवल अंग है। केवल क्या है? एक ही कोशिका है, उसमें कार्य कैसे संपादित होते हैं? तो उसी कोशिका में जो एक ही कोशिका का बना होता है, मान लीजिए जैसे ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है तो एक ही कोशिका का है, तो इसमें जितने भी जीवन संबंधी जो भी कार्य होते हैं, भोजन का ग्रहण करना, पाचन करना, उत्सर्जन करना, ठीक है, वो सब एक ही कोशिका के द्वारा होता रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है पहली बात जो है कोशिकीय संगठन के रूप में। ठीक है, ये कोशिका संगठन। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा आकार एवं आकृति। आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति की अगर बात करते हैं तो यानी कि सजीव जो होते हैं उनका आकार और आकृति जो है अलग अलग प्रकार का होता है। जो आकार और आकृति होता है तो हम कहते थे प्रत्येक जीव का आकृति और आकार जो है अलग अलग होता है। प्रत्येक जीव का आकृति एवं आकार अलग अलग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का जो आकृति एवं आकार होता है वो अलग अलग होता है और निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी जंतु को ले लीजिए, तो उसका एक निश्चित आकार है कि इतना ही इसका आकार हो सकता है। ठीक है, किसी भी जंतु को आप ले लीजिए तो उसका आकार क्या होता है? उसका आकार और आकृति क्या होता है? निश्चित होता है कि इतना ही ये इसका आकार होगा। ठीक है, लेकिन अगर निर्जीव की बात करते हैं हम तो निर्जीव का जो है आकार जो है निश्चित नहीं होता है। निर्जीव का जो आकार होता है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि आकार की बात करते हैं तो कोई भी जंतु ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे कुत्ता है, एक प्रकार का जंतु है कुत्ता। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कुत्ता जो होता है उसका आकार निश्चित है कि इतना ही बड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता जो कुत्ता होता है। ठीक है, अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं तो ये आकार में इतना है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो इसका आकार हम बढ़ा सकते हैं, तो इसका आकार क्या है? निश्चित
नहीं है। इसके आकार को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, घटा सकते हैं इसके आकार को, ठीक है, लेकिन उसके आकार को घटा बढ़ा नहीं सकते। उसका आकार एक प्रकार से क्या है, निश्चित होता है। तो ये एक दोनों में डिफरेंस होता है सजीव और निर्जीव में। तो आकार एवं आकृति के आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो जीव द्रव्य जो होता है वो प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में जो है जैव पदार्थ उपस्थित होता है। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में जैव पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में क्या होता है, जैव पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और जो जैव पदार्थ उपस्थित होता है ये तरल के रूप में होता है, तरल होता है, लसलसा होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, और जलयुक्त टाइप का होता है ये, ठीक है। इस प्रकार से ये उपस्थित होता है और ये कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य जो होता है जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, भौतिक आधार है, ठीक है। ये जीव द्रव्य हो गया आपको। और ये जीव द्रव्य जो है निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं, तो इसकी भिन्नता के आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब अगला बात आता है जो है तीसरा है उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर उपापचय की बात करें, ठीक है, तो सजीवों की कोशिकाओं में, सजीवों की संपूर्ण कोशिकाओं में जो है जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। यानी कि हम सीधे अगर बात करें तो शरीर के अंदर, ठीक है, या हम कह सकते हैं सजीव के कोशिकाओं के अंदर जो है संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाएं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सब क्या कहलाते हैं, उपापचय कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो भोजन कहाँ जाता है, अंदर जाता है, ठीक है, तो पाचन होता है भोजन का, तो वो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होती हैं, अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो वो संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपापचय कहलाती हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, जो हमने आपको बताया उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उपापचय हो गया। और बात करते हैं, चौथा पॉइंट है ग्रोथ के आधार पर, यानी कि वृद्धि के आधार पर, ठीक है। तो उपापचय जो है, जो क्रियाएं होती हैं वो निर्जीव में तो होती नहीं है, निर्जीव में नहीं होती है, केवल क्या होती है, सजीव में होती हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं। अगर वृद्धि की हम बात करते हैं, ठीक है, तो सजीवों में जो है वृद्धि जो होती है वो आंतरिक रूप से होती है, आंतरिक रूप से, ठीक है। सजीवों में वृद्धि जो है आंतरिक रूप से होती है, ठीक है, यानी कि अंदर ही अंदर वृद्धि होती है। देखिए वृद्धि का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब केवल लंबाई से नहीं होता है, वृद्धि का मतलब केवल लंबाई से ही नहीं है, लंबाई तो है ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है आंतरिक वृद्धि से है। आंतरिक वृद्धि का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 40 किलो का है, कोई व्यक्ति क्या है 40 किलो का है, और वो कुछ समय बाद जो है 50 किलो का हो गया, तो इसमें वृद्धि हुई कि नहीं होगी, तो इसको भी क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, हम वृद्धि कहेंगे, ठीक है। अगर निर्जीवों की बात करते हैं तो क्या निर्जीवों में वृद्धि होती है, हाँ बिल्कुल होती है। निर्जीवों में वृद्धि कैसे होती है, मान लीजिए कोई पर्वत है, तो बर्फबारी हुई, कोई पर्वत है, बर्फबारी हुई जो है, ठीक है, तो क्या हो गया, बर्फ जमा हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब बाहरी वृद्धि होती है, और लेकिन सजीवों में जो वृद्धि होती है वो क्या ऐसी होती है, आंतरिक रूप से वृद्धि होती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है दोनों में, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है, वृद्धि हो गया। अगर अगला देखें हम जो है 5वां पॉइंट है पोषण के आधार पर।
तो देखिए पोषण के आधार पर अगर बात करें तो प्रत्येक जीव को, जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पर जो है या इस दुनिया में, ठीक है, तो उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमको भोजन से मिलती है। जब पोषण करते हैं तो वहाँ से मिलती है, ठीक है। जबकि निर्जीवों में ऐसा है, निर्जीवों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उनमें पोषण की क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये पोषण के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। अगला बात करें जो है पाचन की बात करें अगर, डाइजेशन, ठीक है, तो भोजन के फलस्वरूप क्या होता है? पाचन होता है, ठीक है, जबकि निर्जीवों में नहीं होता है। पाचन की क्रिया भी इसमें होती है सजीवों में, ठीक है। अगर अगला बात करें प्रजनन की बात करते हैं, प्रजनन, तो प्रत्येक जीव जो होता है प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप, प्रत्येक जीव प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या करता है? अपने जैसा ही एक नए जीव उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप अपने जैसा ही एक नया जीव जो है क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक है। और इस क्रिया के फलस्वरूप ही वह अपने वंश को क्या करता है? बनाए रखता है, अपने वंश को जो है बनाए रखता है जो है। तो ये कहलाता है आपका प्रजनन कहलाता है। और सभी सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि कुछ सजीवों में प्रजनन की क्रियाएं भी नहीं होती, जैसे एक कोश की जीव है, अमीबा को हम मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें प्रजनन की क्रिया होती है? नहीं, उसमें प्रजनन की क्रिया नहीं होती। वो क्या करता है, जो अमीबा होता है, एक कोशिकीय होता है, वो क्या करता है? अपने सेल को डिवाइड करता है, अपने सेल को ही, अपनी कोशिकाओं को क्या करता है? अलग करके ही एक नए अमीबा का क्या करता है? निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। तो एक कोशिकीय ये हो जाते हैं, ठीक है। और जो बहुकोशिकीय होते हैं उसमें प्रजनन की क्रिया होती है, ठीक है। तो ये प्रजनन के आधार पर हम सजीव निर्जीव को जो है अलग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं अनुकूलन, 8वां पॉइंट है अनुकूलन, एडाप्टेशन की अगर बात करें, अनुकूलन की बात करें तो प्रत्येक जो जीव होता है वो वातावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं, प्रत्येक जीव वातावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं वो उसके अनुरूप, उस परिवर्तन के अनुरूप जो है वो अपने कार्य में भी क्या करते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। वो अपने कार्य में भी क्या करते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। तो वो अनुकूलन से संबंधित हो गया, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। देखिए अनुकूलन होता क्या है कि प्रत्येक जो जीव होता है वो जीवन संबंधी जितने भी संघर्ष होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, तो वो वातावरण में जब परिवर्तन होता है तो उसी के अनुरूप अपने आप को भी वातावरण में क्या करते हैं? ढाल लेते हैं, अपने कार्यों को वो वातावरण के अनुरूप जो है चेंज कर लेते हैं, वो आपका अनुकूलन हो जाता है, ठीक है। अगला अगर पॉइंट बात करते हैं संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, ठीक है। तो प्रत्येक जीव जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। जो भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, यानी जीवन संबंधी जो भी कार्य होते हैं उनके, ठीक है, वो वातावरण के अनुरूप वो भी क्या करते हैं? अपने आप को जो है बदलते रहते हैं, बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये संवेदनशीलता की बात हो गई। अब अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं 10वां, तो मृत्यु और जीवन चक्र, मृत्यु या शोषण छूट गया है आपका, तो शोषण की भी बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण भी है। शोषण, शोषण इसको पहले ही बता देना चाहिए था, ठीक है। तो शोषण के बारे में अगर बात करते हैं तो जो जितने भी जीव हैं, सभी सजीव, जो जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं? शोषण की क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव क्या करते हैं? शोषण की क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जो भी जीव हैं वो क्या करते हैं? शोषण की क्रिया करते रहते हैं, ठीक है, और निर्जीव क्या करते हैं? शोषण की क्रिया नहीं करते रहते हैं। जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं शोषण की क्रिया में? जैसे जीव हो गए, अगर जंतु के बारे में हम बात करें तो जंतु क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, ठीक है, जीव में। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये शोषण की क्रिया हो जाती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका मृत्यु एवं जीवन चक्र, जीवन चक्र, मृत्यु एवं जीवन चक्र। देखिए प्रत्येक जीव जो होता है वो सूक्ष्म
भ्रूण कोशिकाओं से अपना जीवन आरंभ करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा है, तो प्रत्येक जीव होता है, वो प्रत्येक जीव सूक्ष्म भ्रूण से अपना जीवन आरंभ करते हैं। और पोषण, वृद्धि, प्रजनन के फलस्वरूप वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मृत्यु एवं जीवन चक्र की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक जीव जो होते हैं वो सूक्ष्म भ्रूण से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। बहुत ही छोटे भ्रूण से बिल्कुल क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। वो अपना जीवन क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। और पोषण, वृद्धि, ठीक है, प्रजनन, ये सारी क्रियाओं के फलस्वरूप जो है वो क्या करते हैं, अंततः वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वो उनका अपना एक जीवन चक्र जो है चलता रहता है। ठीक है, तो ये होता है जो है मृत्यु एवं जीवन चक्र के बारे में। ठीक, देखिए यहाँ भ्रूण से मतलब है, जैसे आप एक बीज को देखते हैं तो एक बीज को मान लीजिए कोई भी बीज है तो उसको आप जब क्या करते हैं, जमीन में बोते हैं तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा अंकुरण हो जाता है। एक छोटा सा क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। तो इसका जीवन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। इसका जीवन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोला जाता है। उसी को भ्रूण बोला जाता है। जैसे जंतुओं में अगर बात करें तो पेट के अंदर ही जो है भ्रूण पाया जाता है। ठीक है, भ्रूण होता है। ठीक है, उसके फलस्वरूप जो है वो अपना जीवन क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, अपना जीवन आरंभ करते हैं। और जो है पोषण, वृद्धि, प्रजनन, ये सब सारी क्रियाओं के फलस्वरूप वो अंततः वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है आप इन सभी के आधार पर आप जो है निर्जीव या सजीव को अलग कर सकते हैं। और आप देख कर ये कह सकते हैं कि ये निर्जीव है या सजीव है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।